हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलरेडी बहुत बार ये डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। क्लास 11th में भी वेव्स के टॉपिक के साथ साथ मैंने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वो जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, नॉन मैकेनिकल वो जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, जो बिना किसी मटेरियल मीडियम के जो वैक्यूम से भी प्रोपेगेट कर सकती हैं। सच वेव्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन कौन सी वेव्स है जो बिना मीडियम के भी प्रोपेगेट कर सकती हैं, सच एज विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ultraviolet, X-rays, gamma rays, all these are examples of electromagnetic waves। और सब वैक्यूम से या एयर से सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? क्योंकि ये दो चीजों से बनी है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, जैसा मैंने डायग्राम्स में शो किया। ब्लैक कलर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड कलर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव आगे प्रोपेगेट करती है। तो वेव प्रोपेगेशन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोपेगेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वेव ट्रांसवर्स है। जब डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर हो, सच वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स, राइट? So these are basically examples of transverse waves, but non-mechanical, they do not require a material medium for their propagation। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों जीरो वैल्यूज एक्वायर करते हैं, साइमल्टेनियसली पीक वैल्यूज एक्वायर करते हैं। हाँ, पीक वैल्यू अलग हो सकती है क्या होगी, क्योंकि दोनों की नेचर अलग है तो अलग ही तो होगी वैल्यू। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सब चीजें आगे डिस्कस करूंगा मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनकी इक्वेशंस कैसी होंगी, एक्सप्रेशंस कैसी होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या ये मोमेंटम कैरी करती हैं, क्या ये एनर्जी कैरी करती हैं, व्हाट आर दीज। और एक चीज मैं बार बार डिस्कस करता हूं, दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। तो वो जो एनर्जी की बात करते हैं वो एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। इस साल कोविड पैंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने सिलेबस में रिडक्शन किया, ज्यादातर बोर्ड्स ने की है और इस टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज अ फंडामेंटल टाइप ऑफ करंट। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन एक ऐसा करंट भी है जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होता। वो जो करंट जो आज तक आपने पढ़ा, अब हम उस करंट को नाम देंगे कंडक्शन करंट। और एक नया करंट आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो यू मस्ट नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत ज्यादा जरूरी है ये डिस्प्लेसमेंट करंट को जानना, चाहे ये सिलेबस में हो या ना हो, वरना आपके नॉलेज सिस्टम में बड़े बड़े वॉइड रह जाएंगे, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? होता क्या है ये? कंडक्शन करंट में बेटा देयर इज कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। But in case of displacement current, there is no flow of charge particle. Displacement current is just time varying electric field. किसी स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ बदल रहा है, या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस स्पेस के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ रहा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उस पर बाद में आते हैं। ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। जैसे यहां मैंने बोर्ड पे एग्जांपल ली, दो जगह पे ये ब्लू कलर की लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दोनों, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये और यहां पे भी ये। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग विद टाइम है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग विद टाइम, यहां स्ट्रेंथ कम हो रही है। और अभी अभी हमने कहा अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब इस स्पेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो सवाल यह है कि उस डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन क्या है, फिर आएंगे मैग्नीट्यूड पे। तो याद रखिएगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्प्लेसमेंट करंट, बट अगर ये वेरिएशन इंक्रीजिंग वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ,
तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। राइट? तो ये बात आपको समझ आई? क्यों ऐसा लिया? ये ऐसा नहीं कि अपने से कर रहा हूं, ये इसके पीछे भी रीजंस हैं। और मैग्नीट्यूड वाइज डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी। फाई कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे आप मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर पाएंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, अगर मैं यहां पे कोई भी एरिया रख दूं तो उसका फ्लक्स वेरी करेगा। जब फ्लक्स वेरी करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मल्टीप्लाई दैट बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम कोई और है तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये कंसेप्ट कहां से आया, क्यों हमें जरूरत पड़ी डिस्प्लेसमेंट करंट की, कैसे हमें पता चला कि इस तरह का कोई करंट हो सकता है? तो बेटा एक चीज आज तक हम जानते हैं, करंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। करंट इज कॉन्टिन्यूअस, ये हम जानते हैं, करंट इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या हुआ, किसी भी सर्किट में अगर थोड़ी सी भी डिसकंटिन्यूटी आ गई तो करंट उसी टाइम स्टॉप करता है। जैसे आप की ओपन करते हैं, करंट इंस्टेंटेनियसली स्टॉप्स। जैसे यहां पे एक कैपेसिटर मैं कनेक्ट करता हूं, कैपेसिटर में से एसी फ्लो कर सकता और डीसी नहीं फ्लो कर सकता, ये हमने बार बार डिस्कस किया। डीसी ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस, कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस टू डीसी। अब मान लीजिए यहां पर मैंने एक की रखी, अब जैसे ही मैंने की प्रेस की तो यहां पे कुछ करंट फ्लो करेगा। हाँ, वो करंट थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा। मान लीजिए सीरीज में आपने एमीटर लगाया तो ये एमीटर आपको डिफ्लेक्शन देगा, दिखाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, मोमेंटरली। अगर तो एसी सप्लाई होती तो लगातार करंट फ्लो करता है, बट अगर डीसी सप्लाई है तो थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा। कब तक? जब तक कि कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज स्टोर कर रही हैं। जैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स कंप्लीटली चार्ज हो गई, कितना चार्ज हो गई? जितना बैटरी का ईएमएफ है। अगर ईएमएफ ई है तो जब प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई हो गया तो उसके बाद ईएमएफ नहीं कहेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। कुछ अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। अगर यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो जब तक प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वी ना हो जाए तब तक ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा। उसके बाद ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा। और जब तक ये चार्ज स्टोर कर रहा है, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग का केस हमने लिया। सो चार्जिंग के दौरान यहां सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था। जैसे ही ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा, आप देखेंगे एमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई। राइट? अच्छा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में गैप है कि नहीं? या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या एयर होगी, तो मतलब कंडक्शन तो नहीं हो रही, बीच में गैप है, इसका मतलब करंट डिस्कंटिन्यूअस है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, बीच में करंट नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करंट डिस्कंटिन्यूअस हो? हम आज तक जानते हैं करंट कॉन्टिन्यूअस होता है, जरा सी डिस्कंटिन्यूटी आ जाए तो पूरे सर्किट में करंट इमीडिएटली स्टॉप कर जाता है। तो यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी, यहां पे ऐसा क्यों है कि डिस्कंटिन्यूटी होने के बावजूद सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है? यहां डिस्कंटिन्यूटी है, स्टिल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ऐसा क्यों? ये तभी तक है जब तक हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का अंदाजा नहीं। बिकॉज जब तक करंट कब तक फ्लो कर रहा है? जब तक यहां चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो बीच में एक नया करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा कि नहीं? बाहर वाला करंट कंडक्शन करंट, बीच वाला करंट डिस्प्लेसमेंट करंट। यस और नो? जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी है बट कांस्टेंट हो गया। नो, इट्स नॉट टाइम वेरिंग। जब पूरी तरह चार्ज हो गया, बाहर से भी करंट जीरो, अंदर भी करंट जीरो। अंदर कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट करंट। बाहर कौन सा था? कंडक्शन करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट इज जस्ट ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए, जो बाहर करंट की डायरेक्शन है वही बीच में होनी चाहिए, तो इसका मतलब बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन है वो भी यही होनी चाहिए, बाहर वाले करंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन वो होनी चाहिए। राइट? दूसरा केस लेते हैं बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का। अगर मान लीजिए कैपेसिटर ऑलरेडी कंप्लीटली चार्ज्ड है, अब हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, अब हम डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्जिंग का केस लेके चल रहे हैं। सो सपोज वी हैव अ कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स को हमने पूरी तरह पहले से चार्ज करके रखा है। यहां सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट किया,
और बाहर से इसकी दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। तो अब आप क्या देखेंगे, यहां पे भी एमिटर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देगा। कब तक? जब तक प्लेट्स का चार्ज पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो जाए। इस प्लेट पे पॉजिटिव है, इस प्लेट पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करना चाहिए। कब तक? जब तक प्लेट्स पे चार्ज है। जब पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे प्लेट्स, उसके बाद थोड़ी करंट फ्लो कर सकता है, राइट? उसके बाद करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अगेन बात वो आ गई, भाई बीच में तो गैप है, फिर भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है? तो ये बात वही है कि जब तक हमें इस करंट का नहीं पता तब तक हमें डिसकंटिन्यूटी दिखेगी। अगर हमें पता चल जाए कि प्लेट्स के बीच में एक अलग तरह का करंट है, दैट इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो करंट जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो फिर हमें पता चल जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस नहीं कॉन्टिन्यूअस है। प्लेट्स के बीच में जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो उसकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो बाहर वाले करंट की डायरेक्शन है। आईडी की डायरेक्शन वही होगी जो आईसी की है। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होनी चाहिए, राइट? तो ये हमें कंसेप्ट किसने दिया था? इस सब के ऊपर सबसे पहले काम किया बेटा मैक्सवेल ने। किसने काम किया? मैक्सवेल ने। और उसके बाद मैक्सवेल ने एम्पेयर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया। इसको एम्पेयर सर्किटल लॉ के अंदर कुछ कमियां दिखी, तो अगला टॉपिक हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्बिगिटी इन एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्बिगिटी कहिए या अनसर्टेनिटी कहिए, एक ही बात है। सो क्या अनसर्टेनिटी थी एम्पेयर सर्किटल लॉ में, वो भी चेक करते हैं। मैक्सवेल ने उसको कैसे दूर किया, कैसे मॉडिफाई किया एम्पेयर सर्किटल लॉ को, वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये इक्वेशंस हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? बिकॉज इन इक्वेशंस के बेसिस पे मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया, प्रैक्टिकली हर्ट्ज ने प्रोड्यूस करके दी थी पहली बार, ठीक है? सो यहां पर हम क्या केस लेंगे? अगेन इनमें से कोई एक केस ले लीजिए। लेट अस से मैं चार्जिंग का केस लेके चलता हूं। सो एम्बिगिटी इन एम्पेयर सर्किटल लॉ, तो यहां पर बाहर से कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पर एक लूप लिया मैंने इस तरह से, इसका रेडियस r है लेट अस से, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, यहां पे एक लूप लिया, दिस इज लूप 1 L1, ठीक है? सो अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ टू लूप 1। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है? ये कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इजंट इट सो? अब ये करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें तो ऐसे चल रही होंगी। सो B एज वेल एज dl दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। बार बार हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई किया है, आपको पता होगा कैसे करते हैं। सो यहाँ B और dl में एंगल 0 है, B dl cos 0 दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रल 2 पाई r, सो B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, सो दैट मीन्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। वैसे भी स्टेट कंडक्टर के केस में यही फॉर्मूला था हमारे पास, आज हमने फिर से अप्लाई किया। तो मैक्सवेल ने जब ये फॉर्मूला लिखा यहां पे, और ये फील्ड कहां पे होगा? एट ऑल पॉइंट्स ऑफ लूप 1। लूप 1 के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगी, ठीक है? डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ठीक है? अब यहां पे हमने एक लूप और लिया, उस लूप ने वो लूप कुछ इस तरह से लिया, उसने एनक्लोज किया इस प्लेट को, कि ये अगर प्लेट है, ये करंट कैरिंग वायर थी, इस वायर को एनक्लोज नहीं किया, ये लूप इधर से चला, इस प्लेट को एनक्लोज कर रहा है, और यहां आके जो पहला वाला लूप था L1, एक पार्ट उस लूप का, मतलब L2 और L1 का जो एक पार्ट है, एक हिस्सा वो कॉमन है, ये वाला कॉमन पार्ट है। सो वी हैव चोजन अनदर लूप L2 which encloses one of the plates of the capacitors and a part of loop L2 and L1 are common। ये एक लूप इस तरह से लिया और यहां के एक हिस्सा L2 और L1 का कॉमन है, राइट? सो नाउ अगेन अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करें लूप L2 पे, नाउ अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ टू लूप L2, what do we get? We get closed integral of B dot dl is equal to mu naught into 0, yes or no?
देखो करंट कैरिंग वायर तो बाहर रहेगी, लूप तो इधर से आया, ये यहां से घूम के इधर आ गया, तो ये वायर बाहर है, करंट कैरिंग वायर बाहर है, तो करंट इनक्लोज जीरो होगा। दैट सिंपली मींस बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू जीरो आ गई। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ये बी जीरो कहां है? एट ऑल पॉइंट्स ऑफ लूप L2, at all points of loop L2, but a part of L2 and L1 is common, एक हिस्सा कॉमन है दोनों में। देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 कह रही है कि भाई लूप L1 के हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू ये होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 ये कह रही है लूप L2 के हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो होना चाहिए, बट एक हिस्सा तो कॉमन है L1 और L2 का, तो उस कॉमन पार्ट पे ये होगा फील्ड की, ये होगा। अब चूंकि मैथमेटिक्स यहां तो लॉ गलत है, एम्पेयर सर्किट लॉ गलत है, या इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है। सो बेस्ड ऑन दिस मैक्सवेल प्रिडिक्टेड या मैक्सवेल स्टेटेड एम्पेयर सर्किटल लॉ इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। तो इसने क्या कहा जी, एम्पेयर सर्किटल लॉ लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, देयर इज सम गड़बड़, देयर इज सम अनसर्टेनिटी, या ऐसा कहिए देयर इज समथिंग मिसिंग, तो कुछ ना कुछ मिसिंग है इसमें। वो मिसिंग पार्ट क्या है? एंड दैट मिसिंग पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैं ऑलरेडी पहले आपके सामने बोर्ड पे लिख चुका हूं। तो उन्होंने कहा देयर इज समथिंग मिसिंग जी, ये मैक्सवेल ने कहा, एंड दैट मिसिंग पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ये एक्सप्रेशन कहां से आई? सिंस करंट इज कॉन्टिन्यूअस, तो प्लेट्स के बाहर देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन प्लेट्स, ये प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, दैट शुड बी इक्वल टू कंडक्शन करंट आउटसाइड प्लेट्स। यस और नो? करंट कॉन्टिन्यूअस है, सेम होना चाहिए। तो जब सेम है तो ये किसके इक्वल होगा? ये dq बाई dt के इक्वल होता है कंडक्शन करंट, ये तो हम जानते हैं, इट इज इक्वल टू dq बाई dt। ओके, इफ इट इज इक्वल टू dq बाई dt कैन इट बी रिटन, देखो प्लेट्स के बीच में चार्ज कितना है? प्लेट्स पे चार्ज है मान लीजिए q, तो IC dq बाई dt के इक्वल होगा। अब यहां से हमें उस एक्सप्रेशन तक जाना है, तो हम किस तरह से जाएंगे? तो देखिए बेटा, क्या हम इसको लिख सकते हैं, कैन इट बी रिटन d बाई डी टी ऑफ, देखो q को मैं लिख सकता हूं q बाई एरिया इंटू एरिया। यस सर नो? व्हाट इज q अपॉन एरिया? दैट इज सिग्मा। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम और करेंगे, इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इस एक एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले आते हैं, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। यस और नो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, E, दैट इज E बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, आपको याद होगा। सो E इंटू एरिया क्या होता है? फ्लक्स। सॉरी, एक चीज और, ये वाला एप्सिलॉन नॉट तो हमने इंक्लूड कर दिया, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर रखेंगे। सो ये एप्सिलॉन नॉट बाहर आ चुका है, सो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी, राइट? तो ये चीज भी आपको समझ आ गई, ये करंट की एक्सप्रेशन कहां से आई। कई बार पेपर में ये भी हो सकता है कि कभी आपसे कहा जाए प्रूव करो कि करंट कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करो, इसके उल्टा चलो, यहां से चलो इधर आओ, करते करते ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहां से चलते चलते जैसे आप यहां पहुंचोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? dq बाई dt के इक्वल। वंस आपने प्रूव कर दिया dq बाई dt, तो वो क्या? कंडक्शन करंट।
तो हम प्रूव कर पाएंगे कि प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट और प्लेट्स के बाहर कंडक्शन करंट दोनों सेम होते हैं, सिंस करंट इज कॉन्टिन्यूअस इन द सर्किट। कभी आपसे ऐसा कोई पूछ ले कि किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग करंट इज 2 एम्पियर, तो प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? भाई जितना बाहर चार्जिंग करंट है उतना प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा, राइट? तो याद रहेगा आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, एम्बिगिटी इन एम्पियर सर्किट लॉ, इन्होंने कहा लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, देयर इज समथिंग मिसिंग, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्सप्रेशन वो है, कैसे आई? कॉन्टिन्यूस है करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वल होगा, वो dq by dt है, q को डिवाइड किया एरिया से, मल्टीप्लाई किया एरिया से, और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले आए। अब q बाय एरिया को लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, दैट इज e इनटू एरिया, e इनटू एरिया इज फ्लक्स। तो बस अपने आप आ गया फॉर्मूला। और अगर प्रूव करना हो, यहां यूज किया कि करंट इज कॉन्टिन्यूअस, ये लॉजिक यूज किया, अगर प्रूव करना हो कि करंट कॉन्टिन्यूअस है तो उल्टा चलिए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू दिस, यहां से चलते चलते आप कंडक्शन करंट के इक्वल आ जाएंगे, राइट? तो ये पार्ट हो चुका। इसके बाद बेटा अभी आज की क्लास में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस, मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस जिसके बेसिस पे मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किस तरह की वेव्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, और उसको मैथमेटिकली ये तो मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया इन्होंने, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली प्रोड्यूस करके हमें दिखाई थी किसने? हर्ट्ज ने, ठीक है? सो अब हम लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है? मैक्सवेल्स इक्वेशन में पहली इक्वेशन मैं वही लिखने जा रहा हूं जो मुझे इससे पहले अलग से दिखाना चाहिए था शायद, दैट इज मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ, क्योंकि अब एम्पेयर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करना है कि नहीं? सो दैट इज मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। सो मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है? यह है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट, या सिंपली जो करंट है, प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी पाई ई अपॉन डी टी। तो जहां करंट था बस वहां पे म्यू नॉट इंटू आई था पहले, बस उसकी जगह एक और करंट ऐड कर दिया हमने, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ, या हम इसको एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं, एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है? इसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ EMI। फैराडे का लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो आपने पढ़ा होगा, बस उसको अलग फॉर्म में लिख रहा हूं। E क्या होता है? EMF, EMF क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो EMF लिखते थे उस EMF को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, रीजन बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं इस फॉर्म में। सो इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को भी इस फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज B डॉट ds। यही होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, B डॉट ds। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी और चौथी इक्वेशन, ये दोनों गॉसियस लॉ हैं। एक है गॉसियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है गॉसियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चौथी इक्वेशन जो है दैट इज गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इज इक्वल टू 0। क्यों 0? बिकॉज मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे तो अकेला अकेला चार्ज पॉसिबल था, लेकिन मैग्नेट्स में क्या अकेला नॉर्थ पोल या साउथ पोल पॉसिबल है? वैसे भी चार्जेस में भी अगर कोई डायपोल होता, अगर यहां माइनस Q और प्लस Q दोनों होते, तो नेट फ्लक्स कितना होता है? 0।
जितनी लाइंस बाहर जाएंगी इतनी घूम के अंदर आ जाएंगी, ये तब भी डिस्कस किया था हमने। और वैसे ही मैग्नेटिज्म में जब मिलते ही डायपोल और मोनोपोल मिलते ही नहीं, तो वहां पे भी नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस हमेशा कितना होना चाहिए, 0। तो ये 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। अब ये जो इक्वेशन है बेटा डी फाई ई अपॉन डी टी, इसमें भी एक छोटी सी चेंज लाने जा रहा हूं। चूंकि फाई ई की बात की हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो क्यों ना इसको मैं ऐसे लिखूं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ऐसा लूं, लिखना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जैसे यहां मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने लिखा बी डॉट डी एस, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन भी आता है, सो इट इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और फाई को लिख दिया मैंने इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। A time varying electric field can create magnetic field, and time varying magnetic field can create electric field. Time varying electric field can create time varying magnetic field, and time varying magnetic field can create time varying electric field. दोनों एक दूसरे को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन दिस, अब मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, based on this Maxwell theoretically predicted the existence of electromagnetic waves। तो मैक्सवेल ने कहा, थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया कि भाई ऐसी वेव्स पॉसिबल हैं जो दो फील्ड से बनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो साइनोसॉइडली ऑसिलेट करें, जो सिंपल हार्मोनिकली वेरी करें। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को पैदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनको बाहर से किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के ये सेल्फ सफिशिएंट है, दोनों एक दूसरे को जनरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी क्रिएट किए जा सकते हैं, सो ये वेव्स वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकते हैं। सो सच वेव्स आर पॉसिबल इन विच बोथ द फील्ड्स आर ऑसिलेटिंग साइनोसॉइडली कहिए या सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम, and both fields generate each other and can propagate in free space also, can propagate through vacuum also. Such waves are possible. Such waves are called as electromagnetic waves. So Maxwell ने theoretically इन equations के basis पे predict किया existence of electromagnetic waves. Hertz ने पहली बार practically हमें produce करके दिखाया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे बेटा, आज यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। बाकी जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और अभी आपके कुछ क्वेश्चंस पिछले भी प्रैक्टिस वाले पेंडिंग होंगे, तो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जो भी डाउट्स हैं प्लीज सेंड सो दैट आई कैन सेंड यू द सॉल्यूशंस। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।